स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल जैन क्लासेस पर। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 और आज हम लोग इस वीडियो पे चैप्टर 1 का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में जो हम लोग नहीं पढ़े थे, जो छूट गया था, जिसको हम लोग नहीं पढ़ सके हैं, उन सभी टॉपिकों को आज हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो आज सबसे पहले आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको जितना भी मैं इस तरह का एजुकेशनल वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, इससे पहले मैं 2 वीडियो में आप लोगों को इस चैप्टर से पढ़ा चुका हूं। फर्स्ट वाले पार्ट 1 वाले वीडियो पे हम लोग पढ़े हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक समीकरण, अभिकारक एवं उत्पाद, इन सभी के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से वहां पर पढ़ चुके हैं। उसके बाद पार्ट 2 वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि किस तरह से रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है और रासायनिक समीकरण को किस तरह से संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो उसका सभी नियम को हम लोग वहां पर अच्छा तरीका से बारीकी से हम लोग वहां पर पढ़े हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से ये संयोजन अभिक्रिया को हम लोग अच्छा तरीका से समझ सकते हैं। तो मैं पहले आपको एक उदाहरण देता हूं और एग्जाम्पल के द्वारा आप उसको समझने का कोशिश कीजिए कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो दोस्तों यहां पर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि नाम ही इसका संयोजन अभिक्रिया है, तो नाम से ही हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 पदार्थ आपस में क्या करेंगे, मिलकर संयोजन करके, संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये संयोजन अभिक्रिया है बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में क्या है, 2 पदार्थ है, दोनों पदार्थ को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में मिला देते हैं और मिलाने के बाद एक पदार्थ अगर बनाते हैं तो वही हो जाएगा हम लोगों का संयोजन अभिक्रिया। आइए हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि 2 अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है और भाग लेने के बाद एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। और इसमें हम लोग पढ़े हैं रासायनिक अभिक्रिया में ही कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो भी पदार्थ बनेगा वह पदार्थ अपने मूल पदार्थ के गुणों से वह बिल्कुल ही अलग होगा। तो यहां पर भी 2 पदार्थ हम लोग लेते हैं और दोनों पदार्थ को लेने के बाद में एक पदार्थ हम लोग बनाते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, तो वह जो मूल पदार्थ होगा उस मूल पदार्थ से अलग होगा उत्पाद का गुण। ठीक है, इसका आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो यहां फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर पे कि Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर ये क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये 2 पदार्थ, पहला पदार्थ है मैग्नीशियम और दूसरा पदार्थ है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहा है और अभिक्रिया करने के बाद ये क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो जस्ट अभी हम लोगों ने सीखा है कि 2 पदार्थ आपस में संयोग करेगा और संयोग करने के बाद एक पदार्थ का निर्माण करेगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा नंबर पे है हम लोगों का यहां पर दूसरा हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 क्लोरीन, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है और ये क्या बना रहा है हम लोगों का 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। ठीक है, तो 2 पदार्थ मिलकर फिर से एक नया पदार्थ बनाया। ठीक है, जो पहले के पदार्थों के गुणधर्म से ये पदार्थ का गुणधर्म बिल्कुल ही अलग होगा। कहने का मतलब अभिकारक, इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इधर वाले इस साइड वाले को हम कहते हैं ये अभिकारक है। ठीक है, ये हम लोगों का अभिकारक है और ये वाला हम लोगों का उत्पाद है। तो उत्पाद का जो गुणधर्म है वह अभिकारक के गुणधर्म से बिल्कुल ही क्या होगा, अलग होगा। हम लोग थर्ड वाले को देखते हैं, सी कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2 एरो मार्क, ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है और हमारे जैक बोर्ड के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि किस तरह से हम लोग एक संयोजन अभिक्रिया को समझ सकते हैं। तो इसको हमको अपने शब्दों में एग्जाम में क्या करना है, लिखना है। तो आप अपने शब्दों में यहां पर लिखिए कि वैसा पदार्थ, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में 2 पदार्थ, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, संयोजन अभिक्रिया। मैं यहां पर आप लोगों को डिफिनेशन बताया हूं कि वैसा रासायनिक
अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको अच्छा तरीके से समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। आप अगर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे तो आप 100% इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सेकेंड नंबर पे चलते हैं। तो सेकेंड नंबर का जो हम लोगों का अभिक्रिया है वह है वियोजन अभिक्रिया। तो यहां पर नाम से ही हमको पता चल रहा है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, डिसोसिएशन रिएक्शन। वियोजन मतलब अलग होना, वियोजित होना। ठीक है, नाम से ही हमको पता चल रहा है कि यहां पर एक अभिकारक होगा। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर वह क्या करेगा, दो नए पदार्थों का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग यहां पर कह सकते हैं डिफिनेशन में, ठीक है, कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, अभिकारक को हम लोग क्या कह सकते हैं, यौगिक भी कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर दो या दो से अधिक पदार्थों को हम लोग क्या कह सकते हैं, उत्पाद कह सकते हैं, का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। इसमें हम लोगों को यहां पर क्या समझना है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण, ठीक है, नए पदार्थों का क्या करता है, निर्माण करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जस्ट अभी हम लोगों ने फर्स्ट वाले पे हम लोग देखे हैं, संयोजन अभिक्रिया में देखे हैं कि क्या हो रहा था, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड कब बन रहा था, जब हम लोग मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन को क्या कर रहे थे, आपस में दहन करवा रहे थे। ठीक है, तब हम लोगों को क्या मिल रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा था। तो अभी हम लोग जस्ट उसको यहां क्या कर दिए हैं फर्स्ट नंबर पे कि 2MgO एरो मार्क, इसको रासायनिक अभिक्रिया में भाग करवा रहे हैं। तो ये हम लोगों का क्या बन रहा है, दो अलग अलग पदार्थ बना रहा है। पहला मैग्नीशियम बना रहा है और दूसरा ऑक्सीजन बना रहा है। ठीक है, तो यहां पे एक अभिकारक है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर ये दो नए पदार्थों का निर्माण कर रहा है। ठीक है, इसका और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ये अभिकारक है और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर ये हाइड्रोजन गैस बना रहा है और क्लोरीन गैस बना रहा है। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग 3 में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग भाग करवाते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है और ऑक्सीजन गैस बना रहा है। तो हम लोग यहां पर समझ रहे हैं क्या कि एक अभिकारक, ये अभिकारक जो है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दो पदार्थों का निर्माण कर रहा है। कौन कौन सा पदार्थ, ये कार्बन है, ठीक है, उसके बाद और एक क्या बना रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन पदार्थ बना रहा है। थर्ड नंबर पे है हम लोगों का विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको हम लोग देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणुओं या परमाणुओं के समूह को दूसरे परमाणुओं द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर समझेंगे और एक बात, वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणुओं में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को दूसरे परमाणुओं द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम लोग अपने भाषा में भी बहुत ही अच्छा तरीका से हम लोग समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें हम लोगों को यह समझना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या करता है, कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल से इसको हम लोग अच्छा तरीका से समझते हैं। यहां पर देखिए, ये फेरट है Fe, उसके बाद हम लोगों का यहाँ किसके साथ और एक अभिक्रिया करवा रहे हैं। ठीक है, ये है हम लोगों का कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट, ये रासायनिक अभिक्रिया में ये दोनों अभिकारक
कौन कौन सा अभिकारक? फेरट और कॉपर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर ये क्या बना रहा है? फेरट सल्फेट और कॉपर। ठीक है, कॉपर पदार्थ वह क्या हो जा रहा है? अलग हो जा रहा है। तो हम लोग यहां पर क्या पढ़ रहे हैं कि ये लोहा जो है, फेरट जो है लोहा, यह कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, इसलिए अधिक अभिक्रियाशील धातु होने के कारण वह क्या कर रहा है? कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से वह क्या कर रहा है? कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है और कॉपर के स्थान वह स्वयं ग्रहण कर ले रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करता है? उसके जलीय विलयन से उसको विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये Fe जो है ये कॉपर सल्फेट के साथ में अभिक्रिया करके ये फेरट सल्फेट बना रहा है। ठीक है, और कॉपर को क्या कर दे रहा है? विस्थापित कर दे रहा है। ये कॉपर अलग हो जा रहा है। तो ये कॉपर पहले यहां पर था, Fe के पास यहां पर था, कॉपर सल्फेट था। अब क्या बन रहा है? फेरट सल्फेट बन रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना? तो यहां पर हम लोग क्या समझ रहे हैं कि फेरट जो है ये कॉपर, ये वाला कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इसके लिए उसके जलीय विलयन से क्या कर रहा है? उसको विस्थापित कर दे रहा है, और विस्थापित करने के बाद उसका स्थान यह Fe जो है वह स्वयं ग्रहण कर ले रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 4th नंबर पे है हम लोगों का द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया का हम लोगों का यहां पर डिफिनेशन है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और जस्ट अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा है। तो वहां पर एक धातु क्या कर रहा था? अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन से क्या कर रहा था? विस्थापित कर दे रहा था। तो यहां पर क्या है कि द्विविस्थापन है ना। तो थोड़ा सा हम लोग यहां पर एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को अच्छा तरीका से बताता हूं। आप एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। यहां पर क्या है हमारे पास में? Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, और यहां क्या है हम लोगों का? बेरियम क्लोराइड BaCl2। ठीक है, ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर ये बना रहा है हम लोगों का बेरियम सल्फेट, और यहां पर क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि ये Na सोडियम जो है, यहां पर देखिए ये बेरियम सल्फेट बना रहा है, मतलब कि ये सोडियम जो है और ये दोनों आपस में अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो ये Na और Ba अपना अपना स्थान चेंज कर रहा है। ठीक है, और स्वयं एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर रहा है। तो इसमें हम लोग क्या समझ रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में? कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कह रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो अभिकारक है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर ये दो नए पदार्थ बना रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या था? सोडियम सल्फेट था और बेरियम क्लोराइड था। तो यहां पर रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या बन रहा है कि बेरियम सल्फेट बन रहा है और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो देखिए ये बेरियम सल्फेट पहले यहां पर था। ठीक है, और ये सोडियम जो है पहले यहां पर था। ठीक है, तो सोडियम जो है यहां से Na जो है ये यहां चला गया। ठीक है, और यहां का Ba जो है वह Na के पास आ गया है। ठीक है, तो अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहा है और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समझ गए होंगे इस चीज को। ठीक है, आगे है हम लोगों का उपचयन एवं अपचयन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उपचयन अभिक्रिया को देखते हैं। उपचयन अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसमें हम लोगों को क्या समझना है कि इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? घट रहा है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2Cu कॉपर के साथ में यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ये ऑक्सीजन जुड़कर क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, और देखते हैं हम लोग यहां पर 2H2O प्लस O2 ये जुड़कर क्या बना रहा है? ये 2H2O ये जल बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी हाइड्रोजन के साथ में क्या जुड़ा? ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन के जुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही आसान है।
ठीक है, ध्यान से आप समझिए। आगे चलते हैं। अपचयन अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि ऑक्सीजन का योग ये वाला में, ठीक है, ऑक्सीजन का योग हो रहा था और यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन का योग होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये उपचयन का जस्ट ऑपोजिट है। इसमें ऑक्सीजन, ये उपचयन वाला में ऑक्सीजन जुड़ रहा था और हाइड्रोजन जो है वह क्या हो रहा था, ये घट रहा था ना, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीजन जो है वह हट रहा है, उसका ह्रास हो रहा है और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। तो हाइड्रोजन जब भी योग होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। इसका भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहां पर है जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो ये दोनों अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर ये जिंक बना रहा है और CO बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहां से जो ये ऑक्सीजन है ये C में चला जा रहा है। तो Zn के पास से ऑक्सीजन हटा और C में ये ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है, ठीक है। यहां पर CO2 होना था, ठीक है, CO2। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर रहा है, बना रहा है। तो ऑक्सीजन हट रहा है यहां पर, तो ऑक्सीजन हटने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन, ठीक है। दूसरा हम लोग फिर से देखते हैं यहां पर, जैसे यहां देख रहे हैं CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है। ये कॉपर ऑक्साइड जो है ये हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करके इसके साथ में ये जुड़ जाएगा, ठीक है। ये देखिए अभिक्रिया करके कॉपर बना रहा है पहले तो, ठीक है, और यहां से यहां का ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन के साथ में जुड़ जाएगा, मैं बोल रहा था ना। तो यहां पर देखिए H2O, ठीक है। तो पहले ये O कहां पर था, ये कॉपर के साथ में था और ये कॉपर ऑक्साइड था, ठीक है। लेकिन अब यहां पर रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है, एक पदार्थ बन रहा है, ठीक है। और एक पदार्थ बनने के साथ में यहां पर H2 के साथ में, यहां पहले H2 था तो वहां पे क्या आ गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जैसे ही जुड़ा ये क्या बन रहा है, जल बन रहा है H2O, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। आप लोग जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप नोट डाउन करिए और उसको आप बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है, ताकि आपका अगर जैक बोर्ड का जो फाइनल एग्जाम में आता है तो आप उस क्वेश्चन को आप 100% उसका आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए रेडॉक्स अभिक्रिया का हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। वैसा अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन की अभिक्रिया एक साथ संपन्न होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों का क्या हो रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन, अभी हम लोगों ने पढ़ा है अपचयन और उपचयन, ठीक है। उपचयन क्या था, उपचयन ऑक्सीजन जुड़ रहा था, ठीक है, और हाइड्रोजन क्या हो रहा था, घट रहा था। अपचयन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन हट रहा था और हाइड्रोजन जुड़ रहा था, ठीक है। तो ये दोनों अभिक्रिया जब किसी एक अभिक्रिया में दिखाई दे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास में CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, हाइड्रोजन गैस। तो ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, ये दोनों अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर हमारे पास क्या बना रहा है, Cu प्लस H2O, ठीक है, कॉपर और जल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा उपचयन है और अपचयन है उसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये H2 के साथ में यहाँ ऊपर वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं H2 के साथ में यहाँ का जो ऑक्सीजन है ये आकर यहाँ जुड़ गया है, ठीक है ना। तो जब हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है, यहां सिर्फ हाइड्रोजन के साथ में नहीं जुड़ सकता है, किसी भी तत्व के साथ में ऑक्सीजन जुड़ सकता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जुड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन। तो यहाँ पे ऊपर में मैं लिख दिया हूं उपचयन, ठीक है। अब यहां पर देखिए नीचे वाले पे देखेंगे हम लोग, तो इस CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को यहां पर देखिए, ये एक साथ यहां पर क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन एरो मार्क के इधर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है। कहने का मतलब ऑक्सीजन यहां पर घट रहा है, तो ऑक्सीजन घटने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन। इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, अपचयन। तो किसी एक रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन की अभिक्रिया आपको अगर एक साथ दिखाई दे तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। और ये फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप अच्छा तरीका से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हम लोग इसमें कुछ ऐसे अभिक्रियाएं हैं जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन सभी
रासायनिक अभिक्रियाओं को भी यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहला है हम लोगों का ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण हो, ठीक है, ऊष्मा वहां खपत हो, ठीक है। आइए हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ऊष्मा वहां पर क्या हो रहा है, ऊष्मा ह्रास हो रहा है, ऊष्मा नहीं निकलेगा, ठीक है, ऊष्मा शोषण होगा, वहां ऊष्मा ह्रास होगा, ठीक है। जैसे कोई एक अभिक्रिया लेते हैं और उस अभिक्रिया में, अभिक्रिया के बाद वहां पर जो तापमान था वह तापमान कम हो जा रहा है, ठीक है, ठंडा महसूस होगा हमको, तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे कि वह एक क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आप का पेट में अगर कुछ खराबी हो जाता है, गैस वगैरह हो जाता है, एसिडिटी होता है, तो आप क्या करते हैं, दुकान में जाते हैं, दुकान में जाने के बाद आप क्या करते हैं, एक इनो खरीदते हैं, ठीक है। इनो को आप यदि पानी में डालते हैं, ठीक है, और पानी में डालने के बाद आप क्या करते हैं, उसको जैसे वहां पर देखते हैं कि झाग बनने लगता है, एक अभिक्रिया होता है, ठीक है, और अभिक्रिया के दौरान वहां पर ऊष्मा क्या हो रहा है, क्या हो जाता है, उड़ जाता है। उसके बाद आप उसको अगर उस पानी को छूते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है, ठीक है ना। तो वहां का तापमान जो है वह क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, इसका मतलब वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। N2 प्लस O2 ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और ये 2NO बनाता है, ठीक है। और इसमें कितना कैलोरी जो है, किलो कैलोरी 43.2 किलो कैलोरी जो है, उष्मा जो है वह यहां पर क्या हो जाता है, खपत हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी नाम से ही हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर ऊष्मा क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा होगा, ठीक है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया, देखिए यहाँ पर वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यदि ऊष्मा निकलेगा, ऊष्मा हमको प्राप्त होगा, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि वह क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे आप अपने घर में व्हाइट वॉशिंग करने के लिए क्या करते हैं, आप चूना खरीद कर लाते हैं दुकान से, और उस चूना को, ठीक है, जो ढेले वाला जो चूना होता है, ठीक है, उस चूना को आप क्या करते हैं, जल में क्या करते हैं, डालते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि वहां जो बाल्टी में अगर आप जल करके उसमें आप चूना डाल देते हैं तो वह खौलने लगता है और उसका पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो वहां पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, ऊष्मा प्राप्त हो रहा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। और आप इस अभिक्रिया से आप सभी को परिचित होंगे, क्योंकि आप कभी ना कभी आप अपने घर में व्हाइट वॉशिंग करने के लिए आप चूना को पानी में निश्चित रूप से डाले ही होंगे, ठीक है। इसका और एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखिए C+O2, ठीक है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके ये क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के दौरान में ये हमको कितना 94.45 किलो कैलोरी जो ऊर्जा है वह हमको प्रदान करता है। तो यह क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया, इसमें हमारा नाम से ही पता चल रहा है, हमको यहाँ पर किसी भी तरह से कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। सिर्फ हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन देखेंगे और आंसर लिखना शुरू करेंगे, बस एक बार समझना है हमको। अवक्षेपण अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमको एक अवक्षेप का प्राप्त होगा, एक अवक्षेप बनेगा हमारा अभिक्रिया के फलस्वरूप, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। Na2SO4 ये सोडियम सल्फेट जो है ये बेरियम क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करके हमारा बना रहा है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहां पर हमारा एक अवक्षेप का निर्माण होगा, ठीक है, एक अवक्षेप बनेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे संचारण, ठीक है। ये संचारण क्या है, जंग, ठीक है। आप लोग सभी को देखे होंगे जंग लगने की क्रिया को, ठीक है। यदि आप क्या करते हैं, कोई एक धातु होगा और उस धातु को आप क्या करते हैं, अपने घर से बाहर खुले स्थानों में छोड़ देते हैं, ठीक है, और उस पर अगर जल आ जाता है, ठीक है, आर्द्र वायु उस पर पड़ जाता है तो उसके ऊपर एक भूरे रंग का पपड़ीदार परत बन जाता है, वही चीज होता है संचारण, जंग लगना, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं, संचारण, ठीक है। देखिए यहाँ जब कोई धातु अपने आसपास के नम मिट्टी, आर्द्र वायु, जल आदि के संपर्क में आता है तब उसके ऊपर
भूरे रंग की पपड़ीदार परत बन जाता है, उसे संक्षारण जंग कहते हैं। ठीक है, तो धातु से बना कोई एक हमारे पास में कोई एक वस्तु होगा, ठीक है, तो वह कहां कहां संपर्क में आ जाएगा, नम मिट्टी में, आर्द्र वायु में और जल के संपर्क में आने के बाद उसके ऊपर एक भूरे रंग का पपड़ीदार परत बन जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को अपने घर में जो धातु से बनी वस्तु है उसको हमको संक्षारित होने से बचाने के लिए हम लोगों को क्या क्या करने की आवश्यकता होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेंट लगा देते हैं, ठीक है, या उस पर तेल लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, ठीक है, या उस पर हम लोग यशद लेपन कर देते हैं। ये सभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि हम अपने घर में उपस्थित धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे। ये आपका जैक बोर्ड का एग्जाम में हमारा पूछता है। ठीक है, तो उसको हम लोग विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप लोग समझ गए होंगे संक्षारण को। ठीक है, आइए हम लोगों का और एक टॉपिक पढ़ना है इसमें, विकृत गंधिता। ठीक है, तो विकृत गंधिता को हम लोग पहले समझते हैं। वसा एवं तेल से बने खाद्य पदार्थों को लंबे समय से रखने पर उसके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि आप यदि अपने घरों में कुछ वसा युक्त, ठीक है, तेल से अगर आप उसको छानकर कोई खाद्य पदार्थ बनाते हैं और आप उसको अगर यदि लंबे समय तक रख देते हैं अपने घरों में, तो उसका देखते हैं आप कुछ दिनों के बाद कि उसका स्वाद में परिवर्तन और गंध में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, और इस विकृत गंधिता से बचाने के लिए खाद्य पदार्थों में हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन युक्त करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे दुकानों में आप लेस देखते हैं, कुरकुरे देखते हैं वगैरह, बहुत सारा ऐसा सामान आता है जिसके अंदर गैस भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, दुकानों में उसको खरीद कर लाते हैं और उसके अंदर खोलते हैं तो उससे एक गैस निकलता है। तो वह कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस उसमें क्यों भरा हुआ रहता है, क्योंकि हम लोग उसको लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। और यदि हम लोग क्या करते हैं, उसको खोलकर अगर रख दें, हवा को वहां से निकाल कर अगर हम लोग रख दें, तो उसका स्वाद और गंध जो है, ठीक है, वह बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाएगा, उसका रंग में भी परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और वह हमको खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। तो नाइट्रोजन गैस को हम लोग क्या करते हैं, विकृत गंधिता से किसी भी खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए नाइट्रोजन युक्त करते हैं। ठीक है,